क्या पढ़ना है आज? गोंडवाना रियासत। क्या क्या पढ़ते हैं शुरुआत में पता है सभी को? इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या जानेंगे अपन? इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, फिर प्रमुख शासक, फिर देन उसके बाद में स्थापत्य कला, फिर परिदृश्य, मतलब कौन कौन से परिदृश्य? सांस्कृतिक, राजनीतिक यानी कि प्रशासनिक, आपके सारे धार्मिक हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक हो गया, सारे परिदृश्य जो है वहां पर कंप्लीट करने हैं। ठीक, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन परिचय जानते हैं। तो कल हमें थोड़ा बहुत जाना था इसके बारे में। तो हमको पता है कि गोंडवाना की जो राजधानियां हैं वो बार बार क्या होती रही है? परिवर्तित। अच्छा, शुरुआत कहां से होती है? तो यही देखिएगा, इस साम्राज्य शुरुआत जो गोंडवाना की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है जबलपुर से और सागर क्षेत्र से। कहां से? जबलपुर और सागर। और सबसे पहले इनकी राजधानी गोंडवाना होगी। गोंडवाना मतलब कि जबलपुर होगी, है ना। अच्छा, अब जहां पे जबलपुर सागर वाले क्षेत्र पर शासन है इनका, ठीक है, इस क्षेत्र में इनके पहले किसी ने वंश ने शासन किया है क्या? इसके पहले यहां किसका शासन रहा है? कलचुरियों का शासन। अच्छा, मध्य प्रदेश में दो शाखाएं देखते हैं कलचुरी की हम। पहली शाखा कौन सी है? माहेशमती के। अच्छा, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है? माहेशमती के कलचुरी ही मानी जाती है, ठीक है, हाँ या नहीं? दूसरी यदि हम बात करते हैं कि आपका दूसरी शाखा त्रिपुरी शाखा। अच्छा, जो माहेशमती के कलचुरी थे उनके ही वंशज आकर के शासन करने वाले हैं जबलपुर वाले क्षेत्र में, सागर वाले क्षेत्र में, तो ये कहलाएंगे त्रिपुरी के कलचुरी, हाँ या नहीं? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बाद में कौन सा राजवंश आएगा यहां? गोंडवाना, ठीक है। चलो, तो गोंडवाना राजवंश के संस्थापक कौन थे? यादव राय थे, ठीक है, वेरी गुड। संस्थापक कौन है? यादव राय जी हैं। कौन है? यादव राय। तो यादव राय जी जो है यहां पर याद रखिएगा संस्थापक हैं, और इन्होंने अपना साम्राज्य की शुरुआत कहां से की थी? तो जबलपुर और सागर क्षेत्र से इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी, ठीक है। चलो, इसके बाद एक और बात यहां पर समझिएगा कि यादव राय जी ने जो है स्थापना कर दी जबलपुर से, अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसको भी यहां पर लिख लो कि इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी गढ़ा को बनाया था। अब राजधानी क्या होती रही? बार बार परिवर्तित होती रही, ठीक है। इसके बाद कहां जाएगी? सिंगौरगढ़, सिंगौरगढ़ से चौरागढ़, चौरागढ़ से रामनगर, रामनगर से मंडला, बदलेगी ना बार बार। तो इस कारण से इसको अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से जाना गया, ठीक है। कभी से गढ़ा कहा गया, कभी से गढ़ा कटंगा कहा गया, कभी से गढ़ा मंडला कहा गया, ठीक, क्योंकि राजधानी क्या होती रही है? परिवर्तित होती रही है, ठीक है। तो संस्थापक कौन है यहां पर? याद रहेगा, यादव राय जी जो है यहां पर क्या है? संस्थापक हैं इसके, इन्होंने स्थापना कर दी। अब किस वंश के थे, किस कुल के थे, उस पर यदि हम बात करें तो हमने कल दो मत दिए थे, ठीक है। इनके वंश को लेकर इतिहासकारों में क्या थोड़ा सा मतभेद है। अच्छा, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है रावण के वंशज थे। क्यों मानते हैं रावण के वंशज? कल थोड़ा सा बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हुआ था? संग्राम शाह एक शासक आएंगे इनके, तो महान शासकों में से एक थे। उन्होंने कुछ सिक्के छपवाए यानी कि ढलवाए, उस सिक्कों में स्वयं को पुलस्त्य लिखा। अब पुलस्त्य कौन थे? रावण के दादाजी, मतलब पुलस्त्य ऋषि के पौत्र यानी कि पोते कौन हुए? रावण हुए। तो कहीं ना कहीं रावण के वंशज स्वयं को ये माना करते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा मत है कि गौड़ मूल के थे या गौड़ जनजातीय मूल के कौन थे? आपके गोंडवाना शासक थे। तो दो मत यहां पर हैं, क्योंकि देखा जाए तो रावण के वंशज ये स्वयं को मान रहे हैं, इनके सिक्कों से ये जानकारी मिली है। अच्छा, और याद होगा मैंने थोड़ा सा एक बार बताया था कि रावण का राजनीतिक क्षेत्र लंका में शिफ्ट होने के पहले, शिफ्ट बाद में हुए थे, तो उसके पहले कौन सा माना जाता है? जबलपुर अमरकंटक वाला क्षेत्र ही माना जाता है। और हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जबलपुर वाले क्षेत्र पर ही शासन होने वाला है किसका? गौड़ वंश का, और उस स्वयं को क्या बोलने वाले हैं? रावण के वंशज कहने वाले हैं। सिंपल। तो वंश को लेकर के यहां थोड़ा सा मतभेद है, पुलस वंशी माना जाता है और उनको गौड़ मूल के भी माना जाता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब कई बार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स में कई बार मतलब प्री एग्जामिनेशन में आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर कि कौन सा, जैसे
एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा पिछली बार परमार वंश को लेकर के कि परमार वंश की जानकारी इनमें से किससे नहीं मिलती है या इनमें से किस स्रोत से उस वंश की जानकारी मिलती है। तो जानकारी के स्रोत भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा जो उसमें क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले समझ लो विस्तार कहां था, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, साथ ही हम देखते हैं बालाघाट, मंडला वाले क्षेत्र पे, और छत्तीसगढ़ में कहां पर देखते हैं डन्नेका रण्य का जो क्षेत्र है वहां तक इनका साम्राज्य विस्तार हो गया था। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने देखा जानकारी के स्रोत। सबसे पहले अभिलेख पढ़ते हैं, वो कौन सा है, रामनगर अभिलेख। तो किसके समय का है भैया रामनगर अभिलेख, हृदय शाह। हृदय शाह ने ही रामनगर बसाया था। इनके पिता प्रेम शाह का देहांत हो गया था क्योंकि इन पर आक्रमण किसका हो गया, इनके पिता पर आक्रमण हो गया था ओरछा नरेश जुझार सिंह का, और वहां पर प्रेम शाह की मृत्यु हो गई। फिर हृदय शाह दुर्गम क्षेत्र ढूंढेंगे, रामनगर बसाएंगे, और यही रामनगर में एक अभिलेख मिलता है, और इस अभिलेख में यादव राव जी से लेकर के हृदय शाह तक के जितने शासक हुए हैं इन सबकी वंशावली मिलती है। तो अब इसी बात जानकारी के स्रोत मिल रहे हैं कि यहां से नहीं। हाँ, अगर आपको आज भी गोंडवाना रियासत के वंश के कुछ साक्ष्य देखने हैं तो बेटा रामनगर जाओ, आपको वहां भी आज की डेट पे भी कुछ महल मिल जाएंगे, नहीं तो बाकी जगहों पर तो विखंडित स्थिति पर आ चुके हैं। और एक जबलपुर में आपका वो मदन महल का किला बचा हुआ है, बाकी सब क्या हो चुका है, विखंडित है। हाँ, मंदिर बचे हुए हैं कुछ, जैसे बताया था मैंने बाजना मठ है ना, तालाब वगैरह बचे हुए हैं, ताल तालाब जो बनवाए थे वो आज आपको देखने मिल जाएंगे जबलपुर में। बाकी लेकिन महल वगैरह का यदि देखना है प्रॉपर तरीके से तो वो कहाँ देखने मिलेगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पुस्तक की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पुस्तक है जिनसे, किताब हैं, बुक्स हैं जिनसे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। सबसे पहले आईने अकबरी। अब आईने अकबरी किसने लिखी थी, सभी को पता है, अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था, अकबर के नवरत्नों में से एक, जिसने क्या लिखी, आईने अकबरी। इसमें भी उल्लेख मिलता है इसके बारे में। एक और ग्रंथ है गणेश नृप, ठीक है, कौन सा है आपका, गणेश नृपवर्णम, जिसमें जानकारी मिलती है। और तीसरा कौन सा है बेटा, स्लीमन ने भी एक अपना ऐतिहासिक लेख लिखा है जिसमें इस वंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो मेजरली यहाँ पे 4 चीजें देखी हमने जिसमें जानकारी मिली। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रामनगर अभिलेख है जिससे हमें जानकारी मिली है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं, तो सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में, यादव राव जी के बारे में। तो प्रथम शासक या सबसे पहले देखा संस्थापक कौन है, यादव राव जी हैं, और इन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित करी है, वेरी गुड। इसके यादव राव जी से लेकर के 3-4 शासक हैं, जैसे गोरक्षदास के आपके खरजी हो गए, गोरक्षदास हो गए, सुखनदान हो गए। इनके बारे में ज्यादा इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। इसमें अभी तक इतिहास क्या है, मौन है, लेकिन लिस्ट तो मिलती है। कहाँ मिली लिस्ट, बताया अभी, रामनगर अभिलेख से प्राप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं ये शासक तो थे लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। अगले जो शासक है अर्जुन दास, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब अर्जुन दास के 2 पुत्र थे। अर्जुन दास के 2 पुत्र, पहले पुत्र का नाम है आमरण दास, आमरण दास, और दूसरे हैं योगी दास, हाँ सॉरी जोगी दास। क्या है, जोगी दास, ठीक। तो आमरण दास हो गए और जोगी दास हो गए। अब होता है यही, आमरण दास जो है इनका ही नाम क्या है, संग्राम सा, यहां पर लिख सकते हैं आप, यहां पर क्या कल बताया था मैंने, वास्तविक नाम क्या था, आमरण दास और संग्राम सा। अब होता यह है कि अर्जुन दास की कभी भी बात नहीं माना करते थे आपके कौन, संग्राम शाह। तो इस कारण से अर्जुन दास ने संग्राम शाह को अपने दरबार से ही निकाल दिया, मतलब राज्य से ही निकाल दिया। अब राज्य से निकाल दिया तो संग्राम शाह किसके पास गए, याद होगा, बघेल सत्ता पड़ी थी, वीर सिंह देव के पास में। वीर सिंह देव बघेल के दरबार में जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वहां पर रहते हैं। बाद में इनको जानकारी मिलती है कि इनके पिता अर्जुन दास ने क्या किया है, छोटे भाई जोगी दास को क्या बना दिया, शासक बना दिया। तो यहां पर जो संग्राम साहब वापस आएंगे, अपने पिता और भाई की हत्या करेंगे और यहां पर गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो अब अगले शासक कौन बन गए हैं, संग्राम, ठीक है, समझ में आया।
किसके दरबार में चले गए थे, यानी किसकी शरण में गए थे, वीर सिंह देव बघेल के। कोरिलेट कर पा रहे हो, है ना। जब सारी रियासतें पढ़ते हैं तो आपस में कोरिलेशन भी जरूरी होता है, और उस टाइम पे मैंने कोरिलेट करके बीच बीच में बताया है आपको, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अब आगे समझिए कि संग्राम शाह जो थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, ठीक है। कहा जाता है इन्होंने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण से इनको एक उपाधि भी दी जाती, 52 गढ़ाधिपति। क्या दिया जाती उपाधि, 52 गढ़ाधिपति। और 52 गढ़ों पर अधिकार करने के बाद इन्होंने एक दुर्ग बनाया जिसका नाम है चौरागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, कहां पर है, नरसिंहपुर। वेरी गुड। तो नरसिंहपुर में एक चौरागढ़ दुर्ग बनवाया था, ठीक। अच्छा, साथ ही मैंने बताया कि इनका वास्तविक नाम क्या था, आमरणदास। इनको उपाधि मिलने वाली है संग्राम शाह की। एक्चुअली गुजरात के एक शासक हुए, आपके कौन हुए, सुल्तान बहादुर शाह। हाँ, तो सुल्तान बहादुर शाह हुए, इन्होंने इनको उपाधि दी थी। अच्छा समझो थोड़ा कहानी यहां पर। अब होता यह है कि जो गुजरात के सुल्तान हैं ये आक्रमण करने वाले हैं मंदसौर पर, ठीक है। मंदसौर वाले एरिया पे आक्रमण करेंगे। आमरण दास उनकी सहायता कर देते हैं। सहायता करेंगे तो अच्छी मित्रता हो जाएगी, और इस मित्रता के बाद ये इनको उपाधि देने वाले हैं, कौन सी, संग्राम शाह की। और आगे ये आमरण दास के नाम से नहीं जाने जाएंगे, किस नाम से जाने गए, संग्राम शाह के नाम से। और एक और उपाधि कौन सी है, 52 गढ़ाधिपति। लिख लेना, पीपीटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो जो चीजें अलग से बताता हूं बिल्कुल नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। अन्य नाम क्या है इनका, या उपाधि, अन्य उपाधि 52 गढ़ाधिपति, क्योंकि 52 गढ़ों पर इन्होंने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब संग्राम शाह के निर्माण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा दुर्ग बताया, चौरागढ़ दुर्ग। दूसरा एक नगर बसाया था, कौन सा नगर, संग्रामपुर। तीसरा हमने देखा कि यहां पर एक और किला बनवाएंगे, कहां पर, दमोह में। कौन सा महल बनवाएंगे, वेरी गुड, सिंगौरगढ़ दुर्ग बनवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाजनामठ, बाजनामठ भैरव बाबा का मंदिर देखा है शास्त्री नगर में, ठीक है। इसके अलावा एक और यहीं बाजू में तालाब है, कौन सा, संग्राम सागर तालाब। संग्राम सागर तालाब बनवाया, वहीं पे बाजनामठ मंदिर बनवाया, ठीक है। अच्छा, बाजनामठ मंदिर जो है इसको तंत्र मंत्र मंदिर भी कहा जाता है ना, इन्होंने बनवाया था। हाँ, बाद में जीर्णोद्धार भी पढ़ेंगे कि जीर्णोद्धार कौन करवाने वाले हैं, लेकिन निर्माण याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था, संग्राम शाह ने करवाया था। संग्राम सागर तालाब देखोगे, तालाब के बीच में एक छोटा सा महल देखते हो आप, उसका निर्माण भी किसने कराया था, संग्राम शाह ने ही कराया था। चौरागढ़ दुर्ग बनवाया था, संग्रामपुर बसाया था, और आपका सिंगौरगढ़ किला बनवाया था, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इनके निर्माण के अलावा याद रखिएगा ये साहित्यकार भी थे। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें निर्माण में नहीं लिखी हुई हैं तो वो ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बाजनामठ मंदिर नहीं लिखा है इसमें, सिंगौरगढ़ किला नहीं लिखा है इसमें, ऐड ऑन कर लीजिएगा ये। चलो, हो गया। एक पंक्तियां हैं, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि मैंने ही लिखी है, कल सुनाया भी था शायद, कुछ बच्चे बैठे थे कल, बताया था कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को,
सोचो कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तो अपनी क्षमताएं पहचानिए और क्षमताओं को पहचान करके युद्ध स्तर पर तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आज की डेट पे जो है ना, हर किसी को जामबंद चाहिए। एक अपनी शक्तियां पहचानने के लिए हर किसी को क्या चाहिए? एक जामबंद चाहिए। चलिए, इसके अलावा ये देखा जाए तो साहित्यकार भी थे। एक संस्कृत ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है बेटा? रस रत्ना माला नामक ग्रंथ लिखा। इनके दरबार में एक विद्वान भी हुए जिनका नाम था दामोदर ठाकुर, जो कहां से आए थे बेटा? मिथिला प्रदेश से यहां पर आए थे। और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। सबसे पहला ग्रंथ है आपका संग्रामशाही विवेक दीपिकम, और दूसरा कौन सा है? दिव्य निर्माण है। कौन कौन सा? दिव्य निर्माण और संग्रामशाही विवेक दीपिकम नामक 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। कहां से आए थे? मिथिला प्रदेश से। कौन आए थे? दामोदर ठाकुर आए थे। इसके अलावा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, इन्होंने क्या किए थे? कुछ सिक्के चलाए थे और सिक्कों में स्वयं को क्या लिखवाया था इन्होंने? पुलिस वंशी लिखवाया था। ठीक है, पुलिस वंशी लिखवाया था। संभवतः आपका 1543 के आसपास इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। अब इनके देहांत के बाद शासक कौन बनेगा? तो संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह शासक बनने वाले हैं। तो अगले शासक कौन हो गए यहाँ पे? दलपति शाह यहाँ पर अगले शासक बन गए। अब दलपति शाह जब शासक बने, अच्छा देखा जाए तो दलपति शाह अच्छे शासकों में से एक थे। ठीक है, थोड़ा सा देखा जाए जनता को, मतलब देखा जाए इनके राज्य की जो भी जनता थी, इनको ये अपने बालक बालिकाओं जैसे माना करते थे। सहिष्णु थे, देखा जाए बहुत दयालु थे, दान धर्म में बहुत आगे रहा करते थे। सारी चीजें इनमें देखने मिलती। तो अच्छे प्रशासकों में से एक कौन हुए? दलपति शाह। अब अभी तक राजधानी कहाँ थी इनकी? कहाँ थी? गढ़ा। वेरी गुड। अब ये राजधानी कहाँ जाने वाली है? सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ कहाँ है? दमोह। ठीक है, तो अब यहां पर जो है दलपति शाह अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ लेकर जाएंगे। और यहां पर जो है अब राजनीतिक परिवर्तन थोड़ा सा देखने मिलता है। अब होगा लेकिन यहां पर ये कि 7वें वर्ष, अपने शासनकाल के 7वें वर्ष इनका देहांत हो जाता है। अब देहांत हो जाता है, उस समय पर इनके पुत्र वीर नारायण महज 5 वर्ष के होते हैं। तो शासन व्यवस्था किसके हाथ में आएगी? दलपति शाह की पत्नी रानी दुर्गावती के हाथों पर। तो शासक घोषित तो कौन किए गए? वीर नारायण। लेकिन जो है अब वास्तविक सत्ता किसके हाथों पर आ चुकी है? यानी कि सूत्र संचालिका के रूप में शासन कौन करने लगी हैं? रानी दुर्गावती यहां पर करने वाली। अब रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रानी दुर्गावती सबसे पहले अपनी राजधानी बदलेंगी। कहां से? सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ लेकर जाएंगी। ठीक, पहले थी गढ़ा, गढ़ा से फिर कहां पहुंची? सिंगौरगढ़। कौन लेकर गया? दलपति शाह। अब कहां आ गई? चौरागढ़। चौरागढ़ कौन लेकर आया? ठीक, अब फिर देखेंगे अब कहां जाएगी? सीधे रामनगर जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि रानी दुर्गावती को थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा कालिंजर में हुआ था। और किनकी पुत्री थी? तो कालिंजर नरेश कीर्तिपाल की पुत्री थी। वास्तव में देखा जाए तो इनका नाम दुर्गावती इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? वेरी गुड। ठीक, साथ ही यदि बात करें तो विवाह किससे हुआ था? दलपति शाह से हुआ था। किसकी पुत्री थी? तो कालिंजर नरेश कीर्तिपाल की पुत्री थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि इनकी अंगरक्षिका 2 थी। एक थी कौन? रानी, और दूसरी कौन थी? चेरी। और साथ ही इनके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहें तो कौन थे? आधार थे। और तीनों के नाम पर ये क्या बनवाने वाली है? आधार ताल, रानी ताल और चेरी ताल। 3 तालाब का निर्माण करवाया था, रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल का निर्माण किसने करवाया था? रानी दुर्गावती ने करवाया। ठीक है, अच्छा कहा जाता है, एक और बात यहाँ पर सुनने में आती है कि जब शादी होकर के रानी दुर्गावती आई तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज होता है कि मुंह दिखाई होती है बहू की, और उस समय पर कुछ हाथ पे पैसे दिए जाते हैं या कुछ सोने की मोहर दी जाती है। उस समय तो सोने की मोहर चलती रही होगी, है ना? आजकल 10 रुपये 20 रुपये चलते हैं, है ना? इतना सस्ता है नहीं बेटा, आज भी गहने ही दिए जाते हैं। जब भी आप नई बहू आती है उसकी मुंह दिखाई में जो है क्या दिए जाते हैं? कुछ गहने दिए जाते हैं। कुछ के मन में लड्डू फूट गए होंगे इतने ही में, है ना? हमें कब मिलेंगे सर गहने, है ना? चलो, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि इनको जब कहा जाता है मुंह दिखाई में जो भी धन मिला था उस धन से इन्होंने रानी ताल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कहा जाता है जो इतना भी पैसा मिला था उस पैसे से क्या कर दिया था? भाई हम लोग को मिल जाए तो कुछ भलाई का काम करोगे? नहीं,
सर हम आओ गहना, वो देखो बड़े से मना भी कर रही है दिलेरी से, हम नहीं सर, हम नहीं कर रहे, काहे को तालाब वालाब बनवा दे, है ना। वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार हुआ करती थी, और सिंचाई किस माध्यम से थी, या तो वर्षा पर निर्भर थी, या फिर बाद में तालाब बनेंगे उससे सिंचाई होगी। साथ ही हम देखते हैं तालाब के अलावा बाद में जो है आपका स्टॉप डैम वगैरह भी बनते हैं, है ना, नदियों में स्टॉप डैम बनाए जाते, उससे क्या होती, सिंचाई की जाती। हाँ या नहीं, समझ में आया? ठीक है, हम नहीं बोल रहे दीदी गहने आने दो, रो दोगी तुम तो नहीं तो भी, है ना। एक और कहानी सुनाई थी कि गहने सही में अपने महिलाओं ने दान किए थे जिस समय पे भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड बनाया था, और आपको बता दूं कि जैसे ही असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है, मतलब कांग्रेस का एक बैठक थी, साधारण बैठक थी नागपुर में बैठक में गांधी जी पहुंचते हैं, उसके बाद में एक ऐतिहासिक दौरा शुरू करते हैं कि अहिंसक आंदोलन है ये, आप हिंसक ना हो जाएं, उसके प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, और सौभाग्य से वो दौरा आपके मध्य प्रदेश से शुरू होता है। कहां से? छिंदवाड़ा से। इसके बाद गांधी जी जबलपुर आते हैं, यहां पर भी जो है गोल बाजार में क्या होता है, आपके सभा का आयोजन किया जाता, आम सभा का, जहां गांधी जी जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और तिलक स्वराज फंड के बारे में लोगों को बताते हैं। तो बेटा लिटरली मानो वहां पर महिलाओं ने अपने गहने उतार करके जो तिलक स्वराज फंड में दान कर दिए थे, और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो महिलाओं ने गहने दान किए थे ना, वो जबलपुर में ही किए थे। तो वास्तव में ऐसा हुआ है, लोगों ने अपने, ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो आजादी है वो केवल एक वर्ग, एक धर्म, एक जाति, है ना, एक लिंग के उससे नहीं आई है, कहना केवल सर पुरुषों द्वारा किया गया था, महिलाओं द्वारा कुछ नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का बराबर योगदान था, तब आज हम यहां पर हैं। और मैंने बताया था कि महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने की प्रेरणा किसने दी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक पंक्तियों ने, एक कविता ने, कि हर बोले बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहीं ने प्रेरणा दी थी कि नहीं दी थी? कि ये पंक्तियां जो थी लोगों को एक प्रकार से ओज लेकर आती थी कि हाँ, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हो सकती अपनी स्वाधीनता के लिए, तो हम भी अपनी स्वाधीनता के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ठीक है, तो रानी, यहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने एक प्रेरणा स्रोत बनी, और कहीं ना कहीं उन पंक्तियों को लिख करके सुभद्रा कुमारी चौहान ने महिलाओं को किसमें जोड़ा? आंदोलन से जोड़ा था। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि रानी दुर्गावती, इनके 3 तालाब कौन कौन से? आधारताल, चेरीताल और रानीताल। राजधानी कहां हो गई है? सिंगौरगढ़। ठीक है, सिंगौरगढ़, चौरागढ़। अच्छा, इनके दरबार में विद्वान थे, महेश ठाकुर थे, दामोदर थे और भागीरथ इनके दरबार में हुआ करते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इनकी लाइफ की 3 बड़ी बैटल्स, 3 बड़ी लड़ाइयां, 3 बड़े युद्ध। सबसे पहले मियां अफगानों से इनका युद्ध होता है। मियां अफगानों को पराजित करती हैं, और पराजित करके अपनी ही सेना में क्या कर लेती हैं? भर्ती कर लेती हैं। और कहा जाता है मियां अफगान इनके लिए वफादार भी थे। जब देखा जाए मुगल सेना से युद्ध लड़ा, तब मियां अफगान इनके साथ में लड़े थे। ठीक है, इसके साथ ही यदि बात करें, दूसरा युद्ध था कौन सा बेटा? बाज बहादुर। उस समय पे बाज बहादुर की यदि हम बात करते हैं, तो बाज बहादुर कहां के शासक हुआ करते थे? तो यह मालवा के शासक हुआ करते थे। स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता जब हम पढ़ते हैं मालवा पर, तब अंतिम शासक कौन है? बाज बहादुर। तुमने बाज बहादुर जी का नाम सुना हो, तुमने रानी रूपमती का नाम तो सुना ही होगा, हाँ या नहीं? तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानियां बहुत फेमस है। दोनों बहुत से संगीतज्ञ थे, और मालवा के क्षेत्र में आज भी जो है कहा जाता है इनके शब्द, उनके जो गायन है, वो शैली आज भी हमको देखने मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये संगीतज्ञ बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब हम मालवा में स्वतंत्र सत्ता पढ़ते हैं, तो आप गौरी और खिलजी 2 वंश पढ़ते हो, तो अंतिम शासक कौन हुए थे वहां पे? बाज बहादुर। अब होता यह है कि रानी दुर्गावती से पराजित हो जाते हैं बाज बहादुर, और बाज बहादुर पराजित होने के पश्चात भोग विलासिता में ज्यादा रह लग गए। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो है राजकाज में कभी ध्यान ही नहीं देते थे फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपमान लग रहा था कि एक कहीं ना कहीं स्त्री के द्वारा मैं क्या हुआ हूं? पराजित हुआ हूं। ठीक, एक तो ईगो फैक्टर, क्या ही बोले। इसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? रानी रूपमती के साथ में। संगीत में लगे रहते, राजपाट में ध्यान नहीं देते।
इस समय पर अकबर का साम्राज्य बढ़ रहा था। अकबर की नजर पड़ी कि भाई साहब, मालवा का एक राजवंश ऐसा है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, और इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए अकबर ने अपनी एक सेना भेज दी। अब किस पर अधिकार हो चुका है? बाज बहादुर पर आक्रमण किया इन्होंने। अकबर की सेना ने किस पर आक्रमण किया? बाज बहादुर पर। बाज बहादुर पराजित होकर भाग जाते हैं। उसी समय पर मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र यानी कि बुरहानपुर में, यानी कि खान देश कह सकते हैं हम उसे, खान देश में फारूकी वंश का शासन हुआ करता था। तो ये किसके पास चले जाते हैं? फारूकी वंश के पास में, वहां पर मदद मांगने चले जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। बाद में गुजरात भाग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? तो तत्कालीन स्थिति समझ में आ रही मध्य प्रदेश में कि निमाड़ में क्या चल रहा है? फारूकी वंश है। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं कहां पर आपके वेरी गुड, मालवा में कौन? बाज बहादुर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका बघेलखंड में बघेल सत्ता स्थापित है, और यहां यदि बुंदेलखंड की थोड़ा बहुत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर अभी गौड़ सत्ता स्थापित है, जबलपुर सागर वाले क्षेत्र पर। क्लियर है कहानी? ठीक है, हाँ, पैरेलल हम जब जाएंगे ओरछा वगैरह वगैरह वहां पर, तो वो अलग एरिया चल रहा है। ओरछा जो एरिया है बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड वाले में वहां पर जो है आपके ओरछा रियासत भी आ चुकी है। इस टाइम पर जो है देखा जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, आगे अब जब औरंगजेब का समय आएगा तो उस समय पर पन्ना रियासत भी आ जाएगी। तो अभी तो कौन सी है? ओरछा रियासत बस। तो पैरेलली बहुत जो है राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो रही थी? परिवर्तित हो रही थी, क्योंकि अकबर का साम्राज्य विस्तार बढ़ रहा था। अकबर ने किस पर अधिकार कर लिया था? बाज बहादुर पर। अब मुगलों की जो सीमा थी, राज्य की सीमा थी, कहां तक मिल रही थी? गोंडवाना तक मिल रही थी। अब आसफ खां जो सेनापति हुआ करता था अकबर का, वास्तव में देखा जाए तो यह सेनापति भी था, और कड़ा मानेक जो क्षेत्र है, कड़ा मानेक का यह प्रशासक भी हुआ करता था, गवर्नर भी हुआ करता था। तो कड़क मानेक क्षेत्र था और वहां का ही क्या था? गवर्नर भी हुआ करता था। गवर्नर क्यों स्थापित किए थे? बताया था मैंने, विकेंद्रीकरण किया था। हाँ या नहीं? जैसे अभी वर्तमान पर देखते हो आप, है ना, शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन कर दिया गया है। केंद्रीय सत्ता तो स्थापित है, ऐसे राज्यों पर प्रशासक भी हैं। मतलब हमारे राज्य में सीएम है और केंद्र में क्या बैठे हुए हैं? पीएम बैठे हुए हैं। हाँ या नहीं? तो शक्तियों का क्या किया? विभाजन। तो वैसे ही तो उस टाइम भी था, केंद्र में यानी केंद्रीय सत्ता में कौन बैठा हुआ है? अकबर। और वहां पर राज्यों पर डिवाइड कर दिए, जो सूबे कहते, बताया था मैंने, सूबे बनाए थे, 12 सूबे बनाए थे। 12 सूबों में अलग अलग सूबेदार बैठाए थे। वैसे ही सूबेदार कौन था यहां पर? आसफ खां। कहां का? कड़ा मानेक क्षेत्र का। ये अब इसकी नजर पड़ती गोंडवाना पर, और मोस्टली इनकी नजर गोंडवाना के धन पर थी। कहा जाता है कि उस टाइम पे बहुत सारा पैसा किसके पास हुआ करता था? गोंडवाना के राज्य के पास हुआ करता था, बहुत धन हुआ करता था। तो अब इसकी नजर उस पर पड़ गई, और अब ये आक्रमण कहां करने वाले हैं? गोंडवाना पर आक्रमण करने वाले हैं। ठीक है, तो आसफ खान ने क्या कर दिया? रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया, और सबसे पहले ये आक्रमण करने वाला है आसफ खान। कहां पर? आसफ खान आक्रमण कहां करेंगे सबसे पहले? दमोह पर। जिस समय पर दमोह पर इन्होंने आक्रमण किया, उस समय रानी जो है वो सिंगौड़गढ़ दुर्ग में ही थी। रानी ने निश्चय कर लिया कि अब हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन इनके जो प्रधानमंत्री थे आधार सिंह, इन्होंने कहा कि अभी युद्ध लड़ना सही नहीं होगा, अभी पहले सेना एकत्रित करो, और सेना एकत्रित करके फिर युद्ध लड़ना होगा। तो अभी पीछे हटना जरूरी है। रानी इनकी बात मान जाती है, और रानी जो है कहां चली जाती है? नरई के किले पर चली जाती है। अभी नरी का किला कहां है? जो बरेला है जबलपुर में, बरेला के पास में ही है नरी का किला। नरी के किले चली जाती है। आसफ खां को पता चल जाता है रानी कहां पहुंच गई है, नरी के किले पे पहुंच गई है। आसफ खां पहुंच जाता है कहां पर? नरई के किले पे पहुंच गया। अब चारों तरफ से किले को घेर लिया जाता है। अब यहां पर रानी दुर्गावती, उनके पुत्र वीर नारायण, आधार सिंह, इनके साथ में मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे। कहा जाता है कि मुगलों की सेना को 3 बार इन्होंने पीछे किया। 3 बार आसफ खां को अपनी सेना को लेकर पीछे होना पड़ा। चौथी बार फिर युद्ध हो रहा था। इसी दौरान क्या होता कि वीर नारायण घायल हो जाते हैं। जैसे वीर नारायण घायल होते हैं तो रानी दुर्गावती उनको एक गुप्त स्थान पर भेज देती है, मतलब गुप्त स्थान से, गुप्त रास्ते से वो उनको चौरागढ़ भेज देती है। चौरागढ़ क्या है? राजधानी। तो कहां चले गए वीर नारायण? चौरागढ़ चले गए। अब यहां पर युद्ध कौन लड़ रही है? रानी दुर्गावती और साथ में उनके प्रधानमंत्री आधार सिंह। अब होता यह है कि अचानक से अपने हाथी के ऊपर चढ़ के युद्ध लड़ रही होती हैं, अचानक से इनकी कनपटी में आगे एक तीर लगता है, ये बेहोश होकर यानी मूर्छित होकर के अपने हाथी से गिर जाती हैं।
जैसी इनकी सेना देखती है कि रानी मूर्छित होकर गिर गई, यानी कि उनको लगा कि मूर्छित नहीं है, इनका अब देहांत हो गया, उनको लगा अब रानी नहीं रही और उनके पैर उखड़ने शुरू हो जाते हैं। जब तक रानी को होश आता है तो वो जैसे ही देखती हैं कि अब तो इनकी पराजय क्या हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है, रानी आधार सिंह से कहती हैं कि अब मुझे आप जो है कटार मार करके मेरे प्राण जो है खत्म कर दीजिए। यहाँ पर आधार सिंह कहते हैं नहीं, आप मेरी माता समान हैं और माता की हत्या मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसी टाइम पर रानी दुर्गावती अपने आन और बान को बचाने के लिए अपनी स्वयं कटार निकालती हैं और कटार से स्वयं को मार करके अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने युद्ध लड़ते हुए किस प्रकार अपने प्राण जो है अपनी आन को बचाने के लिए न्यौछावर कर दिए। वहां पर आसफ खान ने नरई पर किले पर अधिकार कर लिया, यानी जबलपुर वाले क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया। और आपको पता है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहां है, बरेला ग्राम जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आसफ खान 2 महीने बाद चौरागढ़ पर आक्रमण करेगा। चौरागढ़ पर जब आक्रमण करेंगे तो अब वीर नारायण जो है यहां पर युद्ध लड़ने वाले हैं इनसे, और वीर नारायण भी युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। और अब संपूर्ण गोलवाना पर किसका अधिकार हो चुका है, मुगलों का अधिकार हो चुका है। यानी कि आसफ खां प्रशासक है, यहां पर कुछ समय के लिए रहेगा और बाद में जब वो वापस लौटेगा तो फिर से गोलवाना सत्ता स्थापित होगी। समझते हैं इसको। तो समझ में आया कि अब किसका अधिकार हो चुका है, मुगलों का। मतलब अब एक राजनीतिक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा। अभी गोलवाना की स्वयं की सत्ता चल रही थी, सारी चीजें थी। इसके बाद में जब आसफ खां यहां से वापस लौटता है तो जो दलपति शाह थे, यानी कि दलपति शाह के छोटे भाई चंद्र शाह, वो क्या बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यानी कि रानी दुर्गावती के देवर। तो अब किसके अधीन रह करके, मुगलों के अधीन रह करके। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हमको डायरेक्टली प्रभाव किसका देखने मिलता है, मुगलों का देखने मिलेगा, क्योंकि प्रशासनिक एक प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसमें सीधे सीधे प्रभाव किसका देखने मिलेगा, हमको मुगलों का देखने मिलेगा। हाँ या नहीं? ठीक है, तो राजनीतिक एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलता है। चलिए आगे समझते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर है कि मियां अफगानों को पराजित किया था, फिर किसको पराजित किया था, बाज बहादुर को पराजित किया। उसके बाद आसफ खां से युद्ध लड़ा और उसी टाइम पे उनका देहांत हो गया। अगले जो है महत्वपूर्ण शासक कौन आ चुके हैं, चंद्र शाह। अगले शासक कौन आ गए हैं, चंद्र शाह। चंद्र शाह कौन है, दलपति शाह के, वेरी गुड। अब चंद्र शाह के जो पुत्र थे मधुकर शाह, मधुकर शाह क्या करने वाले हैं, चंद्र शाह और चंद्र शाह के बड़े पुत्र की हत्या कर देंगे और हत्या करके स्वयं क्या करेंगे, गद्दी पर बैठ जाने वाले हैं। तो अब अगले शासक बन चुके हैं मधुकर शाह। क्लियर है कहानी? कैसे, मदन महल के किले में इन्होंने चंद्र शाह की हत्या कर दी और चंद्र शाह के बड़े पुत्र की, और छोटा पुत्र था मधुकर शाह चंद्र शाह का, जो अब क्या बन चुका है, शासक बन चुका है। ठीक है, अच्छा, संभवतः चंद्र शाह ने ही जो है, अब 2 मतभेद मिलते हैं यहां पर, 2 चीजें आती हैं कि आपने देखा कि जबलपुर में फूल सागर तालाब है, तो कहा जाता है कि चंद्र शाह ने फूल सागर का तालाब का निर्माण करवाया था, और कुछ लोगों का मानना है कि जो अंतिम शासक माने जाते हैं गोलवाना वंश के, कौन, शंकर शाह, शंकर शाह ने जो है किसका निर्माण करवाया था, फूल सागर तालाब का निर्माण करवाया था। चलिए एक बार रिवाइज तो नहीं करना स्पीड में, चलने देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट, नींद वींद तो नहीं आ रही? पक्का आए है। अब अगले शासक बन गए कौन, प्रेम शाह। प्रेम शाह जो हैं, इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं, चतुर्भुज दास, जो किसके पुत्र थे, तो चतुर्भुज दास जो हैं बल्लवाचार्य के पुत्र थे। वो गढ़ाएंगे, यानी कि गढ़ा राज्य में आने वाले हैं, और यहां आकर के जबलपुर में एक मंदिर बनवाएंगे, पचमठा मंदिर के नाम से, जिसे आज वर्तमान पे जाना जाता है। जिस यहां पर क्या बना हुआ है, आपका एक संस्कृत महाविद्यालय खोला था उन्होंने, और साथ ही एक राधा कृष्ण मंदिर खोला था, यानी बनाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पचमठा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसी दौरान अब इन पर आक्रमण होने वाला है। अब यहां पर शासक गोंडवाना के शासक कौन है, प्रेम शाह। राजधानी कहां है इनके समय पर, चौरागढ़। परिवर्तन बताया नहीं ना अभी तक, तो कहां है राजधानी, चौरागढ़। अब इन पर एक व्यक्ति आक्रमण करने वाले हैं जिनका नाम है जुझार सिंह। जुझार सिंह वीर सिंह के पुत्र थे, वीर सिंह देव बुंदेला।
ठीक है, चलिए, जिन्होंने जहांगीर की सहायता की थी, अबुल फजल की हत्या की थी, सुना होगा फैक्ट ना, उनके ही पुत्र कौन है? जुझार सिंह। अब जुझार सिंह जो है इन पर आक्रमण करने वाले। अब एक छोटी सी कहानी बताता हूं। होता यह, इस समय पर मुगल सत्ता यानी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठा हुआ है? शाहजहां। ठीक है, अब इसी बात है, इनके पिता जहांगीर के थे, ऐसे जहांगीर बोल रहा हूं, वीर सिंह देव बुंदेला जो थे वो किसके समकालीन चल रहे हैं? सलीम। सलीम मतलब कि जहांगीर। ठीक है, इसके बाद जो है जहांगीर के बाद कौन शासक बने थे? शाहजहां। तो ये किसके समकालीन होंगे? शाह। अच्छा, यहां पर शाहजहां और जुझार सिंह के मध्य बहुत अच्छे संबंध थे, और प्रेम शाह और शाहजहां के मध्य भी बहुत अच्छे संबंध थे, मैत्रिक संबंध थे। लेकिन होता क्या है कि जुझार सिंह के जो एक और भाई थे पहाड़ सिंह, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, पहाड़ सिंह ने एक षड्यंत्र रचा। अच्छा, कहा जाता है वीर सिंह देव बुंदेला जो थे उनके 6-7 पुत्र थे, इनमें सबसे जो छोटे पुत्र थे वीर सिंह बुंदेला के, इनका नाम था बाबा हरदौल। आपके यहाँ बाबा हरदौल पूजे जाते हैं? ठीक है, तो बाबा हरदौल जो हैं, कहा जाता है कि जब तक बाबा हरदौल जिंदा रहते तब तक जुझार सिंह पर कोई भी आंच नहीं आ सकती थी, क्योंकि अपने भाई के लिए हमेशा समर्पित थे। अच्छा, बड़े भाई को अपने पिता के तुल्य मानते थे और भाभी को मां तुल्य मानते थे। लेकिन पहाड़ सिंह ने एक षड्यंत्र रचा। पहाड़ सिंह ने रचा या क्या चीजें हैं पता नहीं, लेकिन कई जगहों पर मिलता है इस बात का उल्लेख, क्योंकि मैंने एक नाटक देखा था, बहुत अच्छा रंगमंच देखा था, जिसमें बाबा हरदौल के बारे में था सारी चीजें। तो होता यह कि उन पर एक कलंक लगाया जाता है कि जुझार सिंह की जो पत्नी थी, यानी कि जिनको मां के समान माना करते थे बाबा हरदौल, उन पर एक कलंक लगाया जाता है कि उनके साथ उनके एक देखा जाए तो अवैध संबंध है। तो इस प्रकार से उन पर कलंक लगाया जाता है। तो जुझार सिंह को ये बात पता चलती है। जुझार सिंह कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि आप जाकर के खीर में विष मिलाकर दे दीजिए। वो जाते हैं, लेकर तो चली जाती हैं खीर में विष, लेकिन वहां पहुंचकर रोने लगती हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ माँ? तो बोले लाला। लाला ही बोलती थी इनको प्रेम से, क्योंकि पुत्र की भांति मानती थी। ठीक है, पुत्र ही मानती थी। बोले लाला ऐसी ऐसी बात है, वो पूरी कहानी बताती हैं रोते हुए। तो वो कहते हैं अगर मां पर कोई कलंक लगा और उसे धोने के लिए यदि पुत्र को अपने प्राण भी देने पड़ते हैं तो उसके लिए मुझे यहां पर कोई भी गम नहीं है या कुछ वो नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वयं खीर ले ली और खुद स्वयं खीर खा करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जुझार सिंह के जीवन का एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है कौन सा, कि इन्होंने अपने भाई देवतुल्य भाई का यहां पर हत्या करवा दी थी, बाबा हरदौल की। हमारे बाबा हरदौल को पूजा भी जाता है, बुंदेलखंड में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पूजा जाता है ना। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करते हैं जुझार सिंह आक्रमण करने वाले हैं किस पर? इन पर। अच्छा, जो संबंध बहुत अच्छे स्थापित थे शाहजहां से, इन संबंधों को खराब कौन कर देते हैं? पहाड़ सिंह। अच्छा, एक बहुत शानदार इनके एक लाइन याद आ रहा है जो मैंने रंगकर्म देखा था, उसमें बहुत अच्छी लाइन है कि कौनु ककरा पत्थर नोई पहाड़ आए पहाड़। ठीक है, तो ऐसे पहाड़ सिंह ने क्या किया? षड्यंत्र रचा, उनके बीच जो है मतभेद स्थापित कर दिए एक प्रकार से। और फिर हम देखते हैं कि यहां पर जुझार सिंह जो है आक्रमण कर देंगे किस पे? प्रेम शाह पर, गोंडवाना पर। जैसे ही जानकारी मिलती है किसको? शाहजहां को, वो इन पर गुस्सा होने वाले। अब उसको समझते कैसे? तो जुझार सिंह ने आक्रमण कर दिया, प्रेम शाह और इनके मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है अब कौन मारे गए? प्रेम शाह मारे गए। ठीक, जुझार सिंह जो है अब गोंडवाना पर भी अधिकार किसका हो गया? जुझार सिंह का हो गया। मतलब ओरछा में तो था ही था, ओरछा के शासक थे ना, ओरछा में था, ओरछा के बाद अब गोंडवाना पर भी हो गया। जैसे ही शाहजहां को पता चलता है, शाहजहां अपनी मुगल सेना भेज देते हैं आक्रमण के लिए। जैसे जुझार सिंह को पता चलता है कि मुगल सेना आक्रमण करने वाली है तो वो जंगलों में भाग जाते हैं, और जंगलों में जो है अब हत्या कर देते हैं। गौड़ जो है इनको पकड़ करके हत्या कर देते हैं। तो जुझार सिंह भी क्या हो गए? मर गए। अब अगले शासक कौन बन जाएंगे? पहाड़ सिंह। कौन बन जाएंगे? बोला था ना कि कौनू ककरा पत्थरा नोही पहाड़ आए पहाड़। ठीक, तो अब पहाड़ सिंह बन गए। कैसे बने? तो पहाड़ सिंह ने जो भी गोंडवाना से धन लूटा वो सारा का सारा धन किसको दे दिया? शाहजहां को दे दिया, यानी कि मुगल राज खजाने में पहुंचा दिया। और उसके बाद में अब अगले शासक कौन बन गए हैं? पहाड़ सिंह यहां पर शासक बन गए हैं। क्लियर है? तो अब देखा जाए तो कहा जाए कि गोंडवाना पर अब किसका अधिकार है? पहाड़ सिंह का। अब प्रेम शाह के पुत्र हुए हृदय शाह। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेम शाह के बाद कौन है, तो प्रेम कहां उपजता है?
है, ये तो पता है तुमको, है ना। बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो, इसके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर है। मैं बता रहा हूं, प्रेम एक ऐसा विषय है जिसमें सबका मन लगता है। समझ में आया कि प्रेम शाह जो हैं, प्रेम शाह के बाद कौन बनने वाले हैं? हृदय शाह यहां पर शासक बनने वाले हैं। लेकिन कहां शासन करेंगे? उनके क्षेत्र पदाधिकार किसका हो गया है? ओरछाओं का, मतलब ओरछा रियासत का, यानी कि पहाड़ सिंह का। तो अब ये एक दुर्गम स्थान ढूंढेंगे और दुर्गम स्थान को ढूंढ करके वहां पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। अब इनको दुर्गम स्थान कहां मिलने वाला? जंगलों के बीच में मंडला में रामनगर। तो वहां पर क्या नगर बसाया? रामनगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो रामनगर को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया और यहां पर शासन करना इन्होंने प्रारंभ किया। अब बहुत सारे महल का निर्माण भी यहां करवाएंगे। साथ ही ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या हुआ करता था? कृषि। तो कृषि को उन्नत करना है तो कृषकों को बुलाना होगा कि नहीं बुलाना होगा? तो उन्होंने क्या किया? कृषकों को यहां पर बुलवाया और उन्हें जो है एक भूमि दान वगैरह करके, घर बनवा करके वहां पर बसाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कृषि उन्नत होने वाली है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को पहले मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वही इन्होंने किया। साथ ही साहित्यकार भी थे, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। पहला है हृदय कौतूहल और दूसरा है हृदय प्रकाश। नाम से मिलते जुलते हैं, हृदय कौतूहल, हृदय प्रकाश। हाँ, कौतुक, ठीक है, हो जाता है कई बार, जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखे हैं, बताया था ना एक बार। हाँ ठीक है, चलिए। इसके अलावा स्थापत्य कला में इनका योगदान की यदि हम बात करते हैं तो स्थापत्य कला में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जो निर्माण कार्य प्रमुख रूप से आप रामनगर में देखते हैं वो किसने करवाए थे? हृदय शाह ने करवाए थे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मोती महल इन्होंने बनवाया, दूसरा बघेल महल, तीसरा बेगम महल, बघेलन महल और साथ ही आपका दल बादल महल, ये सारे महल बनवाए। अभिलेख स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, कौन सा अभिलेख है? रामनगर अभिलेख। ठीक है, तो ये रामनगर अभिलेख में क्या जानकारी मिली है? सारी वंशावली, कहां से लेकर कहां तक? यादव राव जी से लेकर के हृदय शाह तक के पूरे शासकों की यहां पर हमको लिस्ट मिली है। इसके बाद रचयिता कौन थे? जय गोविंद इसके रचयिता थे। अगली बात कर लेते हैं। अब हृदय शाह के बाद में सत्ता स्थापित करने के लिए भाइयों भाइयों में युद्ध होने वाला है। कभी चाचा भतीजे में, कभी भाइयों भाइयों में आपस में ही युद्ध होगा यहां पर। ठीक, तो अब होता यह कि हमने देखा, यदि पहले नंबर पे ले रामगढ़ जब से रियासत बनी, यानी कि रामगढ़ जब से राजधानी बनी, तो पहले शासक कौन थे? हृदय शाह। अगले शासक कौन बनने वाले हैं? छत्र शाह। कुछ कारणवश होता यह है कि छत्र शाह का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो छत्र शाह के बाद में अगले शासक बना दिए जाते हैं कौन से? आपके केसरी शाह। अब केसरी शाह बन गए। हरि सिंह का दिमाग खराब हुआ कि भाई नहीं रहा तो शासक कौन बनना चाहिए? मैं बनना चाहिए। उल्टा भतीजे को शासक बना दिया गया। तो अब क्या होगा? हरि सिंह जो है वो केसरी शाह की हत्या कर देंगे और हत्या करने के बाद में अगले गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? हरि सिंह बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हरि सिंह की षड्यंत्र रच करके हत्या कौन करवा देंगे? नरेंद्र शाह करवा देंगे। ठीक है, नरेंद्र शाह की हत्या करवा दी। सत्ता पर अगले कौन बैठ गए? पहाड़ सिंह बैठ गए। इसके बाद पहाड़ सिंह पर आक्रमण कौन करने वाले हैं? नरेंद्र शाह करने वाले हैं। तो पहले पहाड़ सिंह भाग जाएंगे, बाद में क्या होगा? फिर से इनके मध्य युद्ध होगा, कैतू गांव का युद्ध। कौन सा युद्ध था? ठीक है, और उसमें होने ये वाला है कि पहाड़ सिंह की मृत्यु हो गई। कौन की मृत्यु हो गई? पहाड़ सिंह की मृत्यु हो गई। दूसरे पहाड़ सिंह है बेटा, एक पहाड़ सिंह वहां पढ़ चुके हैं, दूसरे पहाड़ सिंह ये हैं। ठीक है, वो कहां पढ़े थे हमने? ओरछा। ठीक है, तो पहाड़ सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब अगली बात, इनके जो पुत्र थे इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, मुगल सेना में भर्ती हो गए। क्या नाम रख लिया? अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी। मुगल सेना को लेकर के फिर ये आक्रमण करने वाले हैं किस पर? नरेंद्र शाह। लेकिन नरेंद्र शाह इनको पराजित कर देंगे, मतलब मूलतः फिर क्या होगा? ये पराजित हो गए, फिर इनका आक्रमण नहीं होंगे। कुछ पल्ले पड़ा है, यहाँ पे आपस में ही लड़ रहे हैं ना।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं कौन किसके बाद बना, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरली एक बार कहानी समझा दी। पहले शासक हृदय शाह, हृदय शाह के बाद में छत्रशाह, छत्रशाह जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर कौन बनेंगे, केसरी शाह। केसरी शाह की हत्या कौन कर दिया, हरि सिंह। हरि सिंह की हत्या कौन कर देंगे, नरेंद्र शाह। फिर बन जाएंगे पहाड़ सिंह। फिर ये पहाड़ सिंह भाग जाएंगे यहां से। इसके बाद में देखिएगा मुगल की सेना को लेकर आएंगे, कैतू गांव का युद्ध होगा। कैतू गांव के युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई, पहाड़ सिंह की। अब कौन बन गए हैं, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह पर आक्रमण कौन करेंगे, अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी। देखा जाए पहाड़ सिंह के पुत्र हैं, मुगल सेना ज्वाइन कर ली थी, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और इन पर आक्रमण किया था। इनके आक्रमण को भी विफल कर दिया था। कहा जाता है कि यहां पर मराठाओं की सहायता से इन्होंने किसको पराजित किया था, यहां पर आपकी मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शासक ने बताया नरेंद्र शाह। कौन सा गांव युद्ध था, केतु गांव युद्ध था। और अब ये राजधानी बदलेंगे, कहां से कहां लेकर आएंगे, रामनगर से मंडला। कौन लेकर आए, नरेंद्र शाह। ठीक है, चलिए अगले शासक बनेंगे कौन, महाराज शाह। महाराज शाह के समय पर अब आक्रमण किसका होने वाला है, तो यहां पर मराठाओं का आक्रमण होगा। मराठाओं से ये पराजित भी हो जाएंगे और मराठाओं से पराजित होने के बाद में उनके अधीन रह करके शासन करने वाले हैं। डाउट है कोई, मंडला में पड़ता है, मंडला में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर समझ में आया महाराज शाह जो है। महाराज शाह से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन पर किस पर आक्रमण किया, मराठा ने इन पर आक्रमण किया और मराठाओं के अधीन फिर ये आ गए थे। ठीक है, और इसी युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था कि इनका देहांत भी हो गया था और इसके बाद में ये इनके अधीन आ गए थे। और अगले शासक कौन हो जाएंगे, शिवराज शाह। शिवराज शाह के बाद में इनकी कोई वैध संतान नहीं थी, तो इस कारण से देखा जाए तो दुर्जन सिंह गद्दी पर बैठे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा सा समझ लो। दुर्जन सिंह गद्दी पर बैठेंगे। दुर्जन सिंह जो है इनकी हत्या कौन करवा देती हैं, विलस कुमारी और आपके निजाम शाह मिलकर के दुर्जन सिंह की हत्या करवा देंगे। और अगले शासक कौन बन जाएंगे, निजाम शाह बन जाएंगे। ठीक है, निजाम शाह से संबंधित दो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनके दरबार में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। पहले थे कौन, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य किसने लिखा था, इन्होंने ही लिखा था। गजेंद्र मोक्ष नाम सुना होगा आपने, तो गजेंद्र मोक्ष किसने लिखा है, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने। किसके दरबार में हुआ करते थे, निजाम शाह। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करते हैं कि दूसरे थे आपके कवि वीर वाजपेयी जो है, इन्होंने कौन सी कृति लिखी थी, वेरी गुड। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। निजाम शाह के बाद में सुमेर शाह। अब एक्चुअली होता यह है, बहुत कहानी है इसमें भी, लेकिन मत जाओ उतनी कहानी में। होता यह है कि निजाम शाह और आपके सुमेर शाह के मध्य 2-3 बार युद्ध होता है। निजाम शाह बनेंगे, फिर सुमेर शाह बन जाएंगे, फिर निजाम शाह बन जाएंगे, फिर सुमेर शाह बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां युद्ध होते रहे। तो अगले शासक इंपॉर्टेंट कौन हो गए, सुमेर शाह। सुमेर शाह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुमेर शाह के पुत्र हुए सुमेर शाह के पुत्र कौन हुए, शंकर शाह। और शंकर शाह के पुत्र हुए रघुनाथ शाह। इन दोनों ने कौन सी क्रांति में भाग लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब थोड़ा सा और समझते हैं। होता यह है कि संग्राम शाह फिर वहां से आ जाते हैं जबलपुर में। इनको शंकर शाह को जो है तीर गांव की इनको जागीर प्राप्त होती है और इनका निवास स्थान हुआ करता था कहां पर, पुरवा में हुआ करता था। ठीक है, साथ ही होता यह कि जब 1857 की क्रांति इन्होंने की, उस समय पर जबलपुर में कमांडर क्लार्क हुआ करता था और कमांडर क्लार्क बहुत ही ज्यादा क्रूर था। तो उसकी क्रूरता के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह करने की तैयारी की। पिता और पुत्र दोनों ही यहां पर जो है बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे और कविताओं के माध्यम से ही अपनी जनता को इन्होंने जागरूक किया कि अब हमें जो है अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होना होगा और युद्ध लड़ना होगा। सारी जनता को इन्होंने कविताओं के माध्यम से, साथ ही आसपास के जो जमींदार थे, जगीदार थे, जो राजा थे, उन सभी को पत्रों के माध्यम से कहा कि अब
इस जो आंदोलन होने वाला है इस सभी में, इसमें सभी लोग भाग लें और अंग्रेजों से तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन होता यह कि इनका एक पत्र किसको मिल जाता है? कमांडर क्लार्क को मिल जाता है। कमांडर क्लार्क इनके घर से इनको क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इनको जो है कहाँ लाया जाता है? जेल में लाया जाता है। इन पर मुकदमा चलाया जाता है और साथ ही इनको सजा ऐसी दी जाती है कि जिसमें क्लार्क जो है एक क्रूरता का बेंचमार्क वहां पर सिद्ध कर सके कि अगर किसी ने कोशिश भी की विद्रोह करने की तो उसका हश्र यही होगा। तो कमांडर क्लार्क ने इनको तोप के सामने बंधवा दिया और तोप चलाने के आदेश दे दिए। अच्छा, जिस समय पर इनको तोप के सामने खड़ा किया गया और बांधा गया, पिता और पुत्र, जनता भी खड़ी हुई थी वहां पर, क्योंकि मैंने बताया ना कि क्रूरता सिद्ध कर रहा था वो अपनी कि यदि किसी ने विद्रोह किया तो उसका हश्र भी यही कुछ होगा। उसी समय पिता और पुत्र ने एक एक छंद कहे, यानी कि कुछ पंक्तियां कही और उन पंक्तियों को सुनकर के इनकी जनता जय जयकार लगाने लग गई शंकर शाह और रघुनाथ शाह की। जैसे ही कमांडर क्लार्क जय जयकार सुनता है उसको लगता है कि कहीं जनता जो है वो उग्र ना हो जाए और हम पर तुरंत आक्रमण ना कर दे, तो तुरंत ही वो तोप चलाने के आदेश देता है और तोप उड़ा करके उनकी हत्या कर देता है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जबलपुर में उस टाइम पे 52वीं इन्फेंट्री पदस्थ हुआ करती थी और ये 52वीं इन्फेंट्री क्या कर देगी? अब विद्रोह कर देगी। और उसी समय पर विजराहोगढ़ में, विजराहोगढ़ रियासत थी कटनी में, तो यहां पर इनके रघुनाथ शाह के ही मित्र शासक हुआ करते थे सरजू प्रसाद, और वो भी वहां से क्या कर देंगे? क्रांति कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ या नहीं? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो अभी तक कोई भी डाउट पूरी कहानी में? ठीक, चलिए। तो अंतिम शासक कौन है यहाँ पे? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ठीक है, इसके बाद हम आपका देखें कि स्थापत्य कला में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले बाजनामठ मंदिर किसने निर्माण करवाया है? संग्राम शाह ने। इसके बीच में बताते गए थे हम ना, है ना? संग्राम शाह ने निर्माण करवाया है। कहां पर है? जबलपुर में है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? आपका तांत्रिक मठ भी कहा जाता है, तंत्र मंत्र का प्रमुख केंद्र मंदिर भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं कौन सा? चौरागढ़ दुर्ग। चौरागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? किसने? संग्राम शाह ने। किसके बाद बनवाया था? 52 गढ़ों पर अधिकार करने के बाद में। इसके बाद हमने देखा मदन महल का किला किसने बनवाया था? मदन शाह ने बनवाया था। एक प्रकार से प्रशासक हुआ करते थे, और ये क्या है? सैन्य छावनी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सैन्य छावनी। और इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं आप? रानी दुर्गावती के किले के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोती महल या राजा का महल। कहां पर है? रामनगर में। किसने निर्माण करवाया था? हृदय शाह ने। बघेलन महल या रानी का महल, ये भी हृदय शाह ने। इसके बाद बेगम महल किसने बनवाया? हृदय शाह ने। ठीक है, इसके बाद राजभगत की कोठी, ये दीवान हुआ करते थे राजभगत, किसके? हृदय शाह के ही, उनके लिए कोठी बनाई गई थी। इसके बाद विष्णु मंदिर जो रामनगर में है, ये देखा जाए तो आपके हृदय शाह की जो पत्नी थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जबलपुर में तालाब का निर्माण कौन कौन से? रानीताल, आधारताल, चेदीताल। वेरी गुड। इसके अलावा सिक्कों की ढलाई किसने करवाई थी? संग्राम शाह ने। अब प्रशासनिक राजनीतिक कुछ पढ़ लेते हैं, यहां पर पढ़ लेना। ठीक है, बोर तो नहीं हो गए? अच्छा, प्रशासनिक में सबसे पहले क्या देखते हैं हम? वेरी गुड। पहला पॉइंट यही है कि विस्तार। अब इनका विस्तार कहां तक हुआ करता था? कहां से कहां तक? ठीक है, जिले बताओ फटाफट। जबलपुर, सागर, दमोह और वेरी गुड नरसिंहपुर और मंडला, बालाघाट, और छत्तीसगढ़ का कौन सा? दंडकारण्य का क्षेत्र। ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग में लिखा, वो दोबारा नहीं लिख रहे हैं यहां पर। ठीक, दूसरा यदि हम बात करते हैं राजधानी। अब राजधानी कितनी बार परिवर्तित हुई? सबसे पहले गढ़ा। कौन बनाएगा? यादव राय जी। दूसरी बनने वाली है कहां पर बेटा? सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ से चौरागढ़, चौरागढ़ से रामनगर, रामनगर के बाद में
सबसे पहले गढ़ा किसने बनाई थी? यादव राय जी। इसके बाद हम देखते हैं सिंगौर, वेरी गुड, दलपति शाह। चौरागढ़ रानी दुर्गावती या वीर नारायण कह सकते हैं। रामनगर हृदय शाह। मंडला नरेंद्र शाह। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, तो हमने देख लिया साम्राज्य विस्तार क्या था, सारी चीजें कैसी थी। अब प्रमुख पद कौन से हुआ करते थे, या प्रशासनिक पद कह सकते हैं इसको अपन। अब एक पद तो हर किसी में पढ़ते हो, दीवान, हाँ या नहीं? ठीक है। इसके अलावा एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, और वो जो सैन्य अधिकारी थे उनको फौजदार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। इसके अलावा भी कुछ अन्य पद हुआ करते थे, जैसे कि अगर बात करते हैं तो धर्माधिकारी या धर्मशास्त्री, न्यायशास्त्री, ऐसे भी कुछ क्या हुआ करते थे यहां पर, पद वगैरह हुआ करते थे। कौन कौन से? धर्माधिकारी आपका, या धर्मशास्त्री, और क्या बोलते हैं आपका, न्यायशास्त्री। एक और हुआ करता था भंडागारिक। अब इसी बात समझ में आ रहा है किस चीज के लिए होंगे भंडागारिक? भंडारगृह वगैरह जो होते उसके लिए कौन होते थे? भंडागारिक यहां पर हुआ करते थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या हुआ, प्रशासनिक पद। फटाक से इसको शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट बनाते जाओ, फिर आगे हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, डन। इसके अलावा यदि हम देखें कि सैन्य प्रकार जो है, सेना कैसी हुआ करती थी, तो सेना मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी। पहला है बेटा हस्ती सेना, नहीं तो वर्तमान वाले लिख दोगे, ऐसा 3 वही हो सकता है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ठीक है, या 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला है हस्ती सेना, दूसरी कौन सी है आपका, घुड़सवार सेना, और तीसरी ऑब्वियस सी बात है पैदल सेना। सबसे छोटी इकाई कौन सी हुआ करती थी, प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई? यहां पे सबसे छोटी इकाई मानी जाती परगना, और इन परगनों में क्या आया करते थे, कुछ ग्राम आया करते थे। तो प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई जिसको मान्यता प्राप्त थी, ग्रामों को मान्यता प्राप्त नहीं थी इस टाइम पे, क्या था यहां पर, प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई। प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है, परगना मानी जाती थी, और परगने में बहुत सारे ग्राम आया करते थे। अब व्यापक परिवर्तन कब देखते हैं हम, सबसे पहला रानी दुर्गावती के पश्चात मुगल सत्ता का स्थापना होती है, तब वहां परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो वहां पर देखा जाए तो एक प्रकार से प्रशासनिक और बाकी चीजों पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर यह प्रशासनिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सारी चीजों में क्या देखेंगे हम, थोड़ा सा मुस्लिम सत्ता का प्रभाव तो देखेंगे। अब जब मराठाओं का आक्रमण हुआ, किसके समय पे, महाराज शाह के समय, तो उस समय पर फिर उसके बाद हम किसका प्रभाव देखेंगे, मराठा का, यानी कि मराठा जो संस्कृति है या मराठाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उन सब का प्रभाव हम किस में देखते हैं, आपके गोंडवाना रियासत में देखते हैं। क्लियर है यहां तक, हाँ या नहीं? चलिए,
तो इसको लिख लेना शॉर्ट में बिल्कुल कि व्यापक परिवर्तन दुर्गावती के पश्चात देखने मिलता है, मुगल सत्ता स्थापित होने के पश्चात, और महाराज शाह के बाद मराठा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, होमवर्क लिखो बेटा, हंस लिए, चलो अब होमवर्क लिखो। सांस्कृतिक कल का होमवर्क या चेक करा देना सभी मेरे को। मैंने कौन सा दिया था? राजनीतिक दिया था ना, ऐसे बीच बीच में देता रहूंगा और मैं चेक भी करता रहूंगा, ठीक है। तो राजनीतिक लिखा था आपने कल, तो आज हमने राजनीतिक समझा दिया किस प्रकार से लिखा जाता है। अब लिख लो सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य, ये लिख कर लाना, फिर आपको पीपीटी मिल जाएगी इसकी, है ना, पीपीटी की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही, ठीक, फिर कल मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद।